Morning students, welcome to class 11th A Science and very congratulations for your result in 10th में बड़े अच्छे मार्क्स के साथ बच्चे पास हो चुके हैं और 11th क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज हम सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जो 10th में हमने केमिस्ट्री पढ़ी है उसका यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करेंगे उससे पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए और उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। जो 11th का सिलेबस है, आगे जब आप लोग 12th में जाएंगे तो मैक्सिमम सिलेबस 11th पे बेस्ड है। 10th में जो हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ते हैं, 5 चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, वो बहुत बिल्कुल एकदम ही शॉर्ट में होता है। यहाँ पे डिटेल आएगी और साथ में बहुत सारे नए रूल्स कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही मेहनत के साथ जब हमारा लर्निंग का एटीट्यूड होगा तभी हमें वो सारी चीज़ें समझ में आएगी और आगे 12th में उसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। 11th में तो है ही, 11th का रिज़ल्ट आपका इसी सिलेबस पे बेस्ड है, लेकिन साथ ही अगर 11th में हम अच्छे से समझ के चलें चीज़ों को तो 12th में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही आगे कभी भी सब्जेक्ट में आएगी। तो ये जो 11th का आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, एक तरह से आप लोगों का बेसिक है, ये स्टार्टिंग है आप लोगों के लिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो सिलेबस है उसमें से काफ़ी चीज़ें डिलीट हुई है। डिलीटेड सिलेबस और रिवाइज सिलेबस के डिलीट होने के बाद अब सिलेबस में क्या क्या है, दोनों ही सिलेबस पहले ही आप लोगों को क्लास ग्रुप में शेयर हो चुके हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम देखें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाएंगे और जो सबसे सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। किस तरह के टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने कुछ परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, मोल कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है परसेंटेज कंपोजिशन की 100 ml वाटर में हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला तो बताओ सॉल्ट सॉल्यूशन कितने परसेंटेज का है, या मोल कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि 18 ग्राम वाटर है तो बताओ वाटर के कितने मोल्स हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज से हमें पता चलता है 10% सॉल्यूशन, 20% सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन की हम केमिस्ट्री में कैसे निकालते हैं वो, और उससे रिलेटेड कुछ और जो कैलकुलेशंस है वो हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी आप लोग पहले 9th-10th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने डाल्टन और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है। तो उसमें हम देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे आगे जाके डेवलप हुई। डाल्टन ने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक मॉडल दिया, उसकी कुछ कमियां थी, उसको रदरफोर्ड ने दूर किया। आगे और हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के मॉडल्स देखेंगे, जैसे नील्स बोर है, क्वांटम थ्योरी है। तो जो कमियां पिछले मॉडल्स में रह चुकी है वो यहाँ पे दूर होगी और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे अरेंज होते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये जो मॉडल्स हम पढ़ेंगे ये फाइनल लेटेस्ट मॉडल्स हैं। जितना भी नॉलेज है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये फाइनली हमें सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ से दूर हो जाएंगे और सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में कैसे अरेंज होता है, उसका चार्ज, किसका क्या रोल है, वो सारी ही चीज़ें हमें यहाँ इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगी।
साथ ही जैसे 9th और 10th दोनों में ही है फॉर्मूले बनाना, वैलेंसी निकालना। तो ऑक्टेट रूल आप लोगों को पता है, 2 8 8 करके हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वैलेंसी निकालते हैं। तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों हम 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं, 10 क्यों नहीं भर रहे हैं, या वैलेंसी हम इस तरीके से ही क्यों निकाल रहे हैं, लेवल्स अलग अलग क्यों हैं। वो सारी जो कॉन्सेप्ट्स है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एकदम क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। जब तक हमें एटम का नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी नहीं आता तो हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल किसी भी केमिस्ट्री की स्ट्रीम में कुछ भी चीज़ समझ नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, शेल्स 2 8 8 करके हम जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं फिर उनसे वैलेंसी निकालते हैं, वो सारा क्यों है वो सारा हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 9th और 10th में बस एक थोड़ा सा शॉर्ट में उस चीज़ को दिया जाता है, इतना डिटेल में वो वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 11th का सिलेबस हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, 9th और 10th पे। और इसी तरह से जो 12th का सिलेबस होगा वो पूरा किस पे बेस्ड होगा, ये जो 11th का सिलेबस है इस पे। इसलिए हमें चीज़ों को समझने पे, लर्न करने पे, सब कुछ हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 3rd चैप्टर हमें दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये 10th में 5th चैप्टर है आप लोगों का, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं मेटेलिक नेचर, ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होता है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे और डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे 9th 10th में हम केमिकल फॉर्मूलेस बनाते हैं वैलेंसी को यूज़ करके, उसी चीज़ को यहाँ पे और डिटेल में हम देखेंगे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है। 2 तरह के बॉन्ड्स हमें 10th में पता है, जब कार्बन चैप्टर आता है तो बात होती है कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर मेटल नॉन मेटल है तो आयोनिक बॉन्ड। वो सारे जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग क्यों हैं, उनमें बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो सारी ही चीज़ें जिनका एक तरह का इंट्रोडक्शन 9th 10th में हम ले चुके हैं, हमने सिर्फ वहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने इस चैप्टर को समझ लिया तो केमिकल फॉर्मूले बनाने में, लिखने में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम किसी भी तरह के फॉर्मूले को बना सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। 9th में सॉलिड, लिक्विड, गैस, आगे प्लाज्मा स्टेट, इनका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कैसे ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स भी हम कुछ देखते हैं। तो गैस और लिक्विड जो है, इन स्टेट्स की प्रॉपर्टी को और डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे कि कोई भी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल होती है या नहीं होती है। जैसे 10th में एक एग्जाम्पल आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन अगर कम रिएक्टिव मेटल होगी तो वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगी और वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो कोई भी जो रिएक्शंस है वो पॉसिबल होती है तो क्यों होती है, या नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी 2 चीज़ों को मिक्स कर दिया और वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो ही सही। तो वो सारे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेंगे, और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है इसको आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी है। फिर है इक्विलिब्रियम। कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं कि उनमें डबल एरो होता है, तो आप लोगों को बताया गया है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। तो उस
तरह की जो रिएक्शंस है उनको हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन 10th के फर्स्ट चैप्टर में टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। अब उनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस को भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उनके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिनको हम देखेंगे। हाइड्रोजन गैस से हम लोग वेल नोन हैं, उसी को बनाने के मेथड, उसके केमिकल यूजेस, उसका फैक्ट्रीज में कैसे यूज़ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम वही 10th के 5th चैप्टर वाले सारे रूल्स को डिटेल में देखेंगे और फिर उन रूल्स को हम स्पेसिफिक केस में अप्लाई करेंगे एस ब्लॉक के ऊपर और पी ब्लॉक के ऊपर, और उनके हर एक एलिमेंट के लिए हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। लास्ट के 2 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, और जब हम 12th में जाएंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक की हमारे पास पूरी एक अलग से बुक है। यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, लेकिन दोनों चैप्टर का मार्क्स में वेटेज बहुत ज़्यादा है, और 12th में पूरी एक अलग बुक मिलेगी। 2 बुक्स हमें 12th में, फर्स्ट बुक में पूरा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, और सेकंड बुक में मिलेगी पूरी ऑर्गेनिक। तो ये दोनों चैप्टर्स को हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, तब जाके हम 12th की ऑर्गेनिक को समझ सकते हैं। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक का, वो सारा 11th के ये 2 चैप्टर्स में है। तो 10th में कार्बन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, और उसमें हमें पता चलता है कार्बन की रिएक्शंस भी हमने पढ़ी है कि कैसे जो कार्बन है ऑर्गेनिक है उसकी रिएक्शंस जो है मेटल नॉन मेटल से अलग होती है। डिहाइड्रेशन है, हाइड्रोजनेशन है, इस तरह की। तो वो जो रिएक्शंस है वो कैसे होती है, कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम पढ़ेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में। फिर आएगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के जो टाइप्स हैं उनसे हम वेल नोन है, हमने पढ़ा हुआ है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का भी कुछ हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। उन्हीं को हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग बेंजीन, और उन सब की अलग अलग रिएक्शंस हम देखेंगे। तो अगर हम 11th के सिलेबस को देखते हैं तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर 9th और 10th का सिलेबस हमें क्लियर नहीं है तो 11th में हमें प्रॉब्लम होगी। और सेम चीज़ है, अगर 11th का सिलेबस क्लियर नहीं है तो 12th में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को हमें दिमाग में लेकर चलना है कि हमें हर चैप्टर को, हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझ के चलना है, ताकि 11th में भी हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट अपना ला सकें और साथ ही 12th में।